आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ कहा जा रहा है कि रॉकेट जो है कि प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये बताना है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी ए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी ए कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया और ऑप्शन डी ए कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रॉकेट जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है या कैसे वर्क करता है ये बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी ऑप्शन ए एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, ऑप्शन बी एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन सी एक्ट्स along different lines and ऑप्शन डी है एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होते हैं ये दो अलग अलग बॉडीज पर वर्क करते हैं, ये एक ही बॉडी पर कभी भी वर्क नहीं करता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट इन ए सिस्टम द लीनियर मोमेंटम। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल है किसी भी सिस्टम को यह बताता है, स्टेट करता है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कैसा होता है। ऑप्शन खाली बताना कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शंस दिया हुआ ऑप्शन ए कैन नॉट बी चेंज, ऑप्शन बी है कैन बी चेंज इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ऑप्शन सी है कैन बी चेंज इफ इनर्शियल फोर्स एक्ट ऑन इट, या फिर ऑप्शन डी है एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कैसा होता है ये बताना, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लेकिन कंडीशन में चेंज कर सकते हैं ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैन बी चेंज्ड इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यदि किसी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं, या ये तभी चेंज होता है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन। अब यह कहा जा रहा है कि जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स वह हमेशा जो है कि एक डायरेक्शन में काम करता है। वो डायरेक्शन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए ऑफ अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या फिर ऑप्शन बी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ऑप्शन सी है एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स से 90 डिग्री पर, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन जो होता है या फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज जो है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज इट्स एक्सेलरेशन इज लाइकली टू। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो फोर्स है किसी सिस्टम पर अप्लाई किया गया फोर्स वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें जो बॉडी का मास है वो क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में एक्सेलरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, या फिर ऑप्शन डी समटाइम इंक्रीजेज एंड समटाइम डिक्रीजेस। तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स जो है ये होता है ये फिजिकल टू एम इंटू ए, एम इस पर मास है यहाँ पर, और ए जो एक्सेलरेशन है। तो फोर्स कांस्टेंट है और मास को यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यानी इसका जो ऑप्शन ए है ये जो है राइट आंसर।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काज द ऑब्जेक्ट। यहाँ कहा जा रहा है कि जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट में किस तरह का काज को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन बी है टू डिक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन सी है टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या फिर ऑप्शन डी है टू डीएसेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उससे यह टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने किसी भी प्रकार के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करता है, उसको रजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 × 10⁻31 kg is moving in a straight line path with a velocity of 6 × 10⁻7 meter per second. The momentum of the electron will be। तो यहाँ पर जो है कि कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया हुआ इतना है, वह स्ट्रेट लाइन पाथ में इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका मोमेंटम क्या होगा ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो दिए हुए ये है, ऑप्शन ए 5.4 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 5.4 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 4.5 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी है 0.5 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है मोमेंटम निकालना है। तो ये मोमेंटम जो होता है वो m × v होता है, मास × वेलोसिटी। तो दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मास को और वेलोसिटी को, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 5.4 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज। यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है 2 kg है और मोमेंटम जो है कि 2 न्यूटन सेकेंड का है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी जो है ये 2 जूल, ऑप्शन सी 3 जूल और ऑप्शन 4 है 4 जूल, ऑप्शन डी है जो 4 जूल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m। यहाँ पर p जो मोमेंटम है और m जो है मास है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 जूल आती है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ए बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ground exert force of 500 Newton on the ground. The force exerted by the ground on the boy will be। अब यहाँ कह रहा है कि एक बॉय है जिसका मास जो है कि 50 kg है, वो ग्राउंड पर खड़ा है और ग्राउंड पर यह 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ग्राउंड के द्वारा जो है कि बॉय पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा ये हमें बताना है, कितना लगेगा। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी है 2500 न्यूटन, ऑप्शन सी है 10 न्यूटन और ऑप्शन डी है 500 न्यूटन। और ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 500 न्यूटन। तो यहाँ पर जो है कि एक्शन रिएक्शन का जो ला है वो वर्क करेगा। जितना बॉय जो है ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ग्राउंड जो है कि बॉय पर भी फोर्स अप्लाई करेगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on an object of mass 3 kg। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा यदि हम 12 न्यूटन का फोर्स जो है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का यदि मास जो है कि 3 kg है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताना है। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा ये F/m और वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ऑप्शन बी है लीड्स टू काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग हरिकेन्स इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी है causes clockwise rotating hurricanes in the southern hemisphere और ऑप्शन डी है all of these। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये हेमिस्फीयर पर हरिकेन्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्लॉकवाइज होता है, ये करेक्ट नहीं ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सही है कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोरियोलिस फोर्स इज, फिर से पूछा है कोरियोलिस फोर्स होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एक्चुअल फोर्स, ऑप्शन बी फिक्टिशियस फोर्स, ऑप्शन सी है कांस्टेंट फ्रेम्स या फिर ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिक्टिशियस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स एक काल्पनिक फोर्स होता है, ये एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए ट्रू फोर्स, ऑप्शन बी सूडो फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ऑप्शन डी है समटाइम्स ए दैट इज ट्रू फोर्स एंड समटाइम्स बी दैट इज सूडो फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ये सूडो फोर्स होते हैं, ये भी ट्रू फोर्स नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसमें कोई पार्टिकल है, उस पर एक सूडो फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है ये बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इटसेल्फ, पार्टिकल के एक्सेलरेशन पर, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन पर, या फिर ऑप्शन सी है डिफरेंस ऑफ पार्टिकल एंड फ्रेम एक्सेलरेशन, या फिर जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसमें उसके और पार्टिकल के एक्सेलरेशन उन दोनों के डिफरेंस पर, या फिर ऑप्शन डी है सम ऑफ पार्टिकल एंड फ्रेम एक्सेलरेशन, या फिर पार्टिकल एक्सेलरेशन और फ्रेम एक्सेलरेशन के सम के बराबर।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेरिकेन्स। तो कौन सा सूडो फोर्स है जो हेरिकेन्स यानी चक्रवात तूफान को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन बी है कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन सी है आइलर फोर्स या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ डीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरियोलिस फोर्स। तो हेरिकेन्स फॉर्मेशन में कोरियोलिस फोर्स का रोल होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। विच ऑफ दीज फोर्सेस डू नॉट एक्ट व्हेन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम रेफरेंस फ्रेम इज कांस्टेंट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा फोर्स जो वर्क नहीं करता ये बताना है। ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी है आइलर फोर्स या फिर ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें यदि कांस्टेंट स्पीड से यदि कोई एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें जो ऑप्शन डी तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये राइट होगा, यानी आइलर फोर्स। तो आइलर फोर्स जो है जब कोई फ्रेम रेफरेंस फ्रेम जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उस पर ये वर्क नहीं करता है। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। टोटल सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कई जो है कि सूडो फोर्स वर्क करे, तो जो रिजल्टेंट सूडो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा ये बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी है आइलर फोर्स और ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सूडो फोर्स होता है, टोटल सूडो फोर्स, वह 0 होता है जब ऑब्जेक्ट को हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। इन ए रोटेटिंग फ्रेम ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन रेडिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड। अब यहाँ कह रहा है कि एक रोटेटिंग फ्रेम है, उसमें एक बॉडी है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या करते हैं ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन से कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन इसकी बी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑप्शन डी है न्यूटन्स फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो वर्क करता है फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स ए वर्टिकली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स। यहाँ कहा जा रहा है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है किसी वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो वो
प्रेफरेंस फ्रेम्स वेयर फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर कॉल्ड। तो यह कहा जा रहा है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए रोटेटिंग फ्रेम, ऑप्शन बी है इनर्शियल फ्रेम, ऑप्शन सी है एक्सेलरेटेड फ्रेम, या फिर ऑप्शन डी है फ्रेम अटैच टू अर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम इसको बोलते हैं जिसमें फंडामेंटल लॉज जो है फिजिक्स के इनवेरिएंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, आउट ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन विच इज मोस्ट फंडामेंटल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि न्यूटन्स के जो 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, जिसकी हेल्प से हम जो फर्स्ट मतलब बाकी तीनों को भी हम या बाकी दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ 3 लॉज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेकेंड लॉ। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये मोस्ट फंडामेंटल है, ये हेल्प से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज। यहाँ कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होता है। इसके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो है कि उसके अबाउट जब हम लीनियर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम 0 आता है, क्योंकि उसकी जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, वो रोटेट नहीं करता। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम इज। अब कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी सिस्टम का वो होता है, यहाँ पर होता है, ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए ऑलवेज इनसाइड, ऑप्शन बी ऑलवेज आउटसाइड, ऑप्शन सी मे बी इनसाइड या आउटसाइड, ऑप्शन डी ऑलवेज इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मे बी इनसाइड और आउटसाइड। तो सेंटर ऑफ मास जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो या तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इन द अब्सेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स। तो यहाँ कहा जाए कि सेंट्रल फोर्स के अब्सेंस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो सिस्टम की वो रहती है, कैसी रहती है, वेरी करती है, चेंज होती है, नहीं होती है, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 0 रहता है, या फिर ऑप्शन बी ये डिक्रीजेज विथ टाइम के साथ डिक्रीज करता है, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज विथ टाइम, या फिर ऑप्शन डी है कांस्टेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कांस्टेंट। तो सेंटर फोर्स यदि वर्क नहीं करता है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज। यहाँ कहा जाए किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पर रहता है, वहाँ पर लाई करता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल
बम ब्लास्ट इन 4 पार्ट्स विच क्वांटिटी विल बी कंजर्व्ड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बम में वो 4 पार्ट्स में ब्लास्ट होता है, तो कौन सी क्वांटिटी जो कंजर्व रहेगी। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है मोमेंटम और ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोमेंटम। मोमेंटम में भी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है बिफोर ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहता है। और यदि इलास्टिक ब्लास्टिंग है तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये अलग अलग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। ए बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए wall with speed v and returns with the same speed, its momentum will be changed by। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक m मास का बॉडी जो है एक वॉल से स्ट्राइक करती है और वो जो स्ट्राइक करे इसकी जो स्पीड है इस मान v है और सेम इसी स्पीड से रिटर्न भी हो जाती है वॉल से टकराने के बाद। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए 2mv, ऑप्शन बी है -mv, ऑप्शन सी है mv और ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2mv। तो यदि ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से ये मास का स्ट्राइक करा तो इनिशियल जो उसका मोमेंटम होगा वो जो होगा mv होगा और जब वो वापस रिटर्न आएगा तो उसका जो मोमेंटम होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम होगा और उसका जब हम चेंज देखेंगे तो वो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो सेम साइन हो जाएंगे तो वो 2 टाइप्स होगा, 2mv हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल force, the quantity that remains constant is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंदर जो मूव कर रहा है तो कौन सी क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहने वाली है ये बताना है। ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी है लीनियर मोमेंटम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम। तो सेंट्रल फोर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है उसका कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन इज। यदि इलास्टिक कोलिजन है, 2 कोलिजन होते हैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के केस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो कंजर्व होता है बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी है ओनली लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है ओनली एनर्जी और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो उस केस में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी जो टोटल एनर्जी है ये भी कंजर्व रहती है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने ये 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।